हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी हिंदी पेडागोजी की क्लास है। ये क्लास आपके सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, श्याम एक बच्चा है जो कि ण वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करता है, आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है उसे ण वाले शब्दों की सूची पढ़ने व लिखकर अभ्यास करने के लिए देंगे। बी ऑप्शन है आपका, उसे ण वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे। सी ऑप्शन है, उसे सहजता के साथ अपनी बात को कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, या फिर उसे ण वाले शब्दों की सूची को बोलकर अभ्यास करने के लिए कहेंगे। अब कोई बच्चा है जिसको उच्चारण में दिक्कत आ रही है, तो हमें क्या करना है? हमें उसे उसकी बात को सहजता से कहने के लिए प्रोत्साहित करना होगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा शिक्षण में सहायक है। पहला, निदानात्मक व उपचारात्मक कार्य। दूसरा, शुद्ध भाषा पर बल। तीसरा, साहित्य शिक्षण। डी है व्याकरणिक नियमों की जानकारी। तो अब आपको बताना है कि भाषा शिक्षण में सहायक है, कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा? पहला ऑप्शन क्या है? निदानात्मक व उपचारात्मक कार्य। निदानात्मक को क्या कहते हैं? डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है बेटा? जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं, आप टीचर बनेंगे, आप क्लास में बच्चों को पढ़ाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो प्राइवेट जॉब कर रहे होंगे, किसी ना किसी जगह आप पढ़ा रहे होंगे। तो जब आप बच्चे को पढ़ाते हैं तो लर्निंग में जो गैप रह जाता है ना, कि आपने बच्चे को समझाया पर बच्चे ने कितना समझा, इस चीज का पता लगाना कि वो कितना गैप अभी रह गया, उस गैप का पता लगाना डायग्नोस्टिक टेस्ट कहलाता है। अब जब हमें गैप का पता चल गया तो अब हम क्या करेंगे? उस गैप को हम पूरा करेंगे। तो जो चीजें बच्चे को समझ में नहीं आई, अब हम क्या करेंगे? हम उसको दोबारा से समझाएंगे। तो जब हमें उस गैप का पता चल जाता है, अब उस गैप को दूर करना, जो समस्या बच्चों को अभी जो समस्या आ रही है उस समस्या का समाधान करना, ये क्या हुआ? रेमेडियल टीचिंग हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है इसमें, निदानात्मक व उपचारात्मक कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है। अब क्वेश्चन में जहां भी नहीं आए तो वहां हमें बहुत ध्यान से देखना चाहिए। पहला ऑप्शन क्या है? आधुनिक तकनीकी को कक्षा में लाना। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है ना। जब आप दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग कर रहे हैं तो आप नई टेक्नोलॉजी को तो क्लास में ला रहे हैं, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन क्या है? सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, ये बात भी ठीक है। अगर किसी बच्चे को माना सुनने में दिक्कत हो रही है तो वो देखेगा, अगर किसी को देखने में दिक्कत है तो वो सुनेगा, है ना। तो क्या हो रहा है? सभी प्रकार के बच्चों की जरूरतों को आप क्या कर रहे हैं? पूरा कर रहे हैं। सी ऑप्शन क्या है? सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। आप इससे क्या होता है, बच्चे की जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या होती है, उसमें बच्चा को रुचि आती है ना। डी ऑप्शन क्या है? विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। तो ये तो गलत होगा आपका, है ना। तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमसे गलत पूछा गया है, नहीं पूछा गया है, तो फिर नेगेटिव का आंसर नेगेटिव होता है। तो ये क्या है? डी ऑप्शन आपका गलत होगा, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से प्रारंभिक साक्षरता से संबंधित नहीं है? प्रारंभिक साक्षरता से संबंधित नहीं है वो बताना है, यहाँ भी नहीं है तो इसको ध्यान से हम समझेंगे, है ना। प्रारंभिक साक्षरता में, प्रारंभिक साक्षरता क्या होता है? प्रारंभ की साक्षरता, है ना। तो प्रारंभिक साक्षरता में बच्चों को क्या होता है? सुनने और बोलने के पर्याप्त अवसर दिए जाते हैं, है ना। बच्चों को ऐसा माहौल दिया जाता है जहां पे मतलब उसको सुनने और बोलने के, है ना। और बच्चे को जिस विषय में उसको इंटरेस्ट है ना, जिस विषय में बच्चे की रुचि है उस पर चर्चा करने का मौका दिया जाता है ना। प्रारंभिक साक्षरता तो आपको समझ में आ गया। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? इस बात की समझ की मुद्रित सामग्री अर्थ देगी। दूसरा, आरंभिक स्वनिमिकी जागरूकता। सी ऑप्शन है आधारभूत वर्णों का ज्ञान। डी ऑप्शन है आपका टिप्पणी लिखना। अब आप बताइए इसमें से कौन सा गलत है? आप मुझे बताइए, पहला दूसरा तीसरा तो ये ठीक है,
जो टिप्पणी लिखना है ये गलत होगा आपका, है ना। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। टिप्पणी लिखना तो लेखन कौशल को विकसित करने की एक गतिविधि है ना। तो वो प्रारंभिक साक्षरता से संबंधित नहीं है, वो लेखन कौशल को विकसित करने की एक गतिविधि है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कि टिप्पणी लिखना जो है प्रारंभिक साक्षरता से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा की पाठ्य पुस्तकों में पहेलियों और वर्ग पहेलियों को शामिल करना। अब आपको बताना है कि जो हमारी भाषा की पाठ्य पुस्तक होती है उसमें पहेलियां, वर्ग पहेलियां हम क्यों शामिल करते हैं। अब पहेलियां अगर होंगी तो उसको सॉल्व करेगा तो बच्चा क्या करेगा? लॉजिकल थिंकिंग लगाएगा अपना, तभी उसको कर पाएगा, है ना। तो पहला ऑप्शन क्या है? विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन की योग्यता का विकास करना। दूसरा, विद्यार्थियों में प्रवाहपूर्ण संप्रेषण की योग्यता विकसित करना। सी ऑप्शन है, उन्हें कुछ आनंददायक घटकों के साथ पाठ्य पुस्तक को समझने में सहायता करना। डी ऑप्शन है, कक्ष का परिवेश जीवंत एवं मित्रवत करना। तो जब भी पहेलियों की बात आएगी तो वहां पर चिंतन तो होगा, है ना। बच्चा चिंतन तो करेगा तभी तो उसको सॉल्व करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन की योग्यता का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसकी शिक्षार्थियों में पठन के विकास के लक्ष्य के रूप में वकालत नहीं की गई है। पहला ऑप्शन है, विषय सामग्री को पढ़ते समय अनुमान लगाना। बी ऑप्शन है आपका, विषय सामग्री को अपने पूर्व अनुभव से जोड़ना। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन क्या है, विषय सामग्री को सिर्फ पहचानना। अब देखो, इसने सिर्फ पहचानना तो ये तो नहीं होगा ना बेटा आपको, तो नेगेटिव का आंसर नेगेटिव ही होता है। तो यही ऑप्शन आपका गलत होगा। तो आपसे नहीं पूछा गया है तो यही आपका करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन क्या कहता है, भाषिक सामग्री तथा अर्थ, शब्दों के अर्थ गढ़ना। तो ये भी ठीक होगा। तो आपसे नेगेटिव पूछा गया है, एक ही ऑप्शन यहाँ पे है जो गलत है, वो है ऑप्शन नंबर सी। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छोटे बच्चों के लिए पाठ योजना बनाते समय अध्यापिका ने समग्र भौतिक प्रतिक्रिया यानी टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स विधि पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। पाठ में समग्र भौतिक प्रतिक्रिया शामिल करने के लिए अध्यापिका को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। अब आपको बताना है कि वो ऐसा क्या करे जिससे टोटल मतलब बच्चा पूरी तरीके से एक्टिव हो जाए क्लास में और शारीरिक गतिविधि में इन्वॉल्व हो जाए। तो पहला ऑप्शन क्या है, गतिविधि ना करवाकर प्रश्न पूछे। अगर वो गतिविधि नहीं कराएगी, सिर्फ प्रश्न पूछेगी, तो इससे तो बच्चा शारीरिक रूप से इन्वॉल्व नहीं होगा। तो पहला तो आपका गलत हो जाता है। बी ऑप्शन क्या है, क्लास में कुछ शारीरिक गतिविधियां कराना। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि बच्चों से वो कुछ फिजिकल एक्टिविटी कराए। सी ऑप्शन क्या कहता है, ऐसी गतिविधियां कराए जो अपनी सीट पर बैठे बैठे हो सके, जोड़ों या समूह में काम करने का। नहीं, ये नहीं होगा, हमें क्लास में बच्चों से शारीरिक गतिविधियां। भी ऑप्शन ही आपका ठीक होगा। और डी ऑप्शन क्या कहता है, कक्षा में कुछ श्रवण संबंधी गतिविधियां कराई जाए। ये भी आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा कि बच्चों से कुछ शारीरिक गतिविधियां कराई जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों में भाषा जैविक रूप से उपस्थित होती है तथा वह भाषा बच्चों में ठीक उसी तरह से विकसित होती है जैसे कि अन्य जैविक कार्य। यह कथन किसने कहा है। अब बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, इनेट एबिलिटी होती है, इसकी बात कौन करता है। आप सबको पता है, नॉम चॉम्स्की। नॉम चॉम्स्की क्या कहते हैं कि बच्चों में भाषा सीखने की इनेट एबिलिटी होती है। उनका ये कहना है कि बच्चे में एक भाषा अधिग्रहण यंत्र यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है ना। और सार्वभौमिक व्याकरण की बात भी यही करते हैं नॉम चॉम्स्की। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नॉम चॉम्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टीफन क्रैशन के अनुसार यदि शिक्षार्थी आई अवस्था में है तब भाषा अर्जन उस स्थिति में होगा जब शिक्षार्थी को डैश दिया जाए जो I+1 स्तर से संबंधित हो। तो अब आपको बताना है कि इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। स्टीफन क्रैशर ने कहा कि जो सेकंड लैंग्वेज है उसका भी एक्विजिशन किया जा सकता है। जो आपकी सेकंड लैंग्वेज होती है उसको भी, जैसे हम अपने मदर टंग को एक्वायर करते हैं वैसे उसका भी एक्विजिशन किया जा सकता है। तो सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन की बात कौन करता है, स्टीफन क्रैशन करते हैं। इन्होंने 5 हाइपोथेसिस दिए हैं, है ना।
तो अब ये क्वेश्चन पढ़िए आप कि बच्चा किसी एक स्तर पर है और उसको उस स्तर से +1 स्तर देना है, तो वो क्या है? बोधगम्य निवेश है। बोधगम्य निवेश क्या होता है? बोधगम्य निवेश क्या होता है बेटा कि बच्चों को भाषा को सीखने का ऐसा अवसर हम दें जो उनके भाषा स्तर से एक स्तर ऊपर हो, तो उसी की बात किया, उसे क्या कहते हैं? बोधगम्य निवेश कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्याकरण की कक्षा में हमें पहले ऑप्शन नंबर ए व्याकरणिक रूप कैसे बनते हैं इसकी व्याख्या करनी चाहिए। बी ऑप्शन सामान्य चर्चा के द्वारा व्याकरण के रूप प्रस्तुत करने चाहिए। सी ऑप्शन है अनियमित रूपों की व्याख्या करनी चाहिए यदि कोई है तो। डी ऑप्शन उनके सामाजिक कार्यों का वर्णन करना चाहिए। तो आप बताइए कि व्याकरण की कक्षा में हमें क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी देखो, सामान्य चर्चा के द्वारा व्याकरण के रूप हमें प्रस्तुत करने चाहिए। कैसे? हम आगमन विधि में क्या करते हैं, हम पहले उदाहरण देते हैं, उदाहरण देकर हम फिर किधर जाते हैं? नियम की तरफ जाते हैं। तो पहले हमें क्या करना है? सामान्य चर्चा के द्वारा व्याकरण के रूप हमें प्रस्तुत करने हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपने विद्यार्थियों को कहानी सुनाने के बाद रोजी फ्लैश कार्ड देती है। वह विद्यार्थियों से कहती है कि इन्हें कहानी के क्रम में व्यवस्थित करो। रोजी उनके किस कौशल का आकलन कर रही है? एक टीचर है जिसने बच्चों को एक स्टोरी सुनाई है। फ्लैश कार्ड क्या होते हैं बेटा? छोटे छोटे कार्ड होते हैं जो बच्चे की लर्निंग में हेल्प करते हैं। अब विद्यार्थियों को उसने स्टोरी सुनाई, स्टोरी सुनाने के बाद उसने जो कार्ड दिए हैं, अब बच्चे को कहा कि इन्हें स्टोरी के क्रम में लगाओ। तो इससे क्या होगा? उसके बच्चों के कौन से कौशल का आकलन कर रही है वो? श्रवण कौशल का, कि उन्होंने कितने अच्छे से स्टोरी को सुना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है कि इससे बच्चों के श्रवण कौशल का आकलन उनकी टीचर कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला बातचीत करना, दूसरा कहानी कहना, तीसरा कविता पाठ, डी ऑप्शन है समाचार वाचन। तो मौखिक अभिव्यक्ति का विकास सबसे ज्यादा कैसे होगा? जब बच्चे को बोलने का अवसर दिया जाएगा, जब बच्चे को बात करने का मौका दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा कि जब बच्चे को बातचीत करने का माहौल मिलेगा, उसे जितना लोगों से इंटरेक्शन करने का हम मौका देंगे, उससे उसकी मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों की उच्चारण तथा शब्द संपदा के निर्माण में सहायता करता है? पहला मौन पाठन। मौन पाठन क्या उसके उच्चारण में सहायक होगा? मौन पाठन में तो बच्चा मन में पढ़ेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि वो ठीक से उच्चारण कर भी रहा है या नहीं? तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो जाता है। शिक्षार्थियों के लिए सस्वर वाचन। सी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना। डी ऑप्शन है सरसरी तौर पर पढ़ना। तो आप बताइए इसमें से ए ऑप्शन तो आपका पहले से ही गलत है, वो तो आपको देख के ही पता चल गया होगा। बी सी डी में क्या करेक्ट होगा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा कि शिक्षार्थियों के लिए सस्वर वाचन, है ना? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इससे बच्चों के उच्चारण और शब्द संपदा का निर्माण होगा। पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने से तो नहीं होगा, और सरसरी तौर पर पढ़ना तो फिर सरसरी तौर पर पढ़ेगा, उससे बच्चों की ना तो शब्द संपदा का निर्माण होगा और उच्चारण का भी हमें नहीं पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं। पहला ऑप्शन है संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं। बी ऑप्शन है शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती होती है। सी ऑप्शन है आपका आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है। डी ऑप्शन है भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की जो भाषाएं हैं, भारत भी एक बहुभाषिक देश है, यहाँ पर कई सारी भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं, और जो हिंदी है वो क्या है? हिंदी हमारी राजभाषा है। तो जब बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाले बच्चे एक क्लास में होंगे तो वो बहुभाषिकता एक संसाधन के रूप में कार्य करेगी। आपकी क्लास में अगर कोई बच्चा पंजाबी बोलता है तो आपको उससे क्या आपको पंजाबी सीखने को मिलेगी, तो वो तो एक संसाधन के रूप में कार्य करेगी ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होता है कि जिस कक्षा में बहुत सी भाषाओं को बोलने वाले बच्चे होते हैं तो वो क्या होती है? एक संसाधन के रूप में कार्य करती है। बी सी डी ऑप्शन आपके गलत हैं, है ना? ये ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को अपनी
सार्वधिक परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न दिए गए। पहला, आप क्या पसंद करते हैं और क्या पसंद नहीं करते हैं। आई थिंक ये टाइपिंग की मिस्टेक है यहाँ पे, है ना। और उससे निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति कीजिए। यह प्रश्न किस प्रारूप के अंतर्गत आएगा। आपने बच्चों को प्रश्न दिया कि आप क्या पसंद करते हैं और क्या पसंद नहीं करते हैं, है ना। तो अब आपको बताना है कि यह जो प्रश्न है ये किस प्रारूप के अंतर्गत आएगा। आपके जो प्रश्न होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहले कौन से होते हैं, आपके क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, और दूसरा क्या होता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन। जो क्लोज एंडेड होते हैं वो बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं, और जो ओपन एंडेड होते हैं वो खुले अंत वाले प्रश्न होते हैं। तो जो आपका पहला ऑप्शन क्या कहता है, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो जो बहुविकल्पीय प्रश्न है ये, और दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, लघु उत्तरीय प्रश्न। सी ऑप्शन क्या कहता है, पाठ से बाहर के प्रश्न। डी ऑप्शन क्या कहता है, खुले अंत वाले प्रश्न। तो जो आपसे ऊपर सवाल किया गया है कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ये किस प्रश्न के प्रारूप के अंतर्गत आएगा, तो ये ओपन एंडेड वाले प्रश्न के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। जो क्वेश्चंस ओपन एंडेड वाले होते हैं उनके आंसर क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है, उसमें आप अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। और जो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, है ना, सीमित होते हैं। तो जितने भी आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, आपके ट्रू फॉल्स होते हैं, ये सब किस में आते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में, है ना। और जो आपके ये लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए, दीर्घ हो गए, निबंध लेखन हो गया, ये सब किस में आता है, ओपन एंडेड के अंदर आता है ना। तो आप क्या पसंद करते हैं क्या नहीं पसंद करते हैं, तो ये तो आप जितना भी चाहे उसमें बता सकते हैं। तो ये क्या है, खुले अंत वाले प्रश्न है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता कि भारत की राजधानी है, तो आप एक ही आंसर देते, क्या, नई दिल्ली। तो ये क्या हुआ, ये हुआ क्लोज एंडेड क्वेश्चन, है ना। लेकिन यहाँ पे तो आपके ऊपर पूछा गया है कि आपको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, तो ये तो आप इसका उत्तर कोई निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, खुले अंत वाले प्रश्न के अंतर्गत आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।